बाकी किसी जगह पे नहीं लगता था, मज़ारों वगैरह पे, पर हिंदुओं की जगह पे टैक्स लगता था बाकायदा इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये जो वह पाकिस्तानी कहते हैं ना मुसलमान पिसे हुए, तो सर मुझे समझ में नहीं आता पिसा हुआ कौन है। ऐसा पिसाना है तो फिर हमें भी पीस ही दो पाकिस्तान में। अब जैसे यूपी में लाउड स्पीकर का आया, ठीक है कि लाउड स्पीकर हटेंगे, फिर तो लाउड स्पीकर तो हटे तो मंदिरों से भी है। पाकिस्तान में सिर्फ मस्जिदों का क्यों बताया जाता है? हटे तो मंदिर से भी है। अब मैं आपको वक्फ बोर्ड का बताता हूँ। जो सबसे बड़ा स्कैम जो इंडिया में होता है ना, वो होता है वक्फ बोर्ड का। अच्छा, पहले वक्फ बोर्ड से भी पहले मंदिरों पे आ जाते हैं। इंडिया में करीब ऐसे 40,000 इंपॉर्टेंट, या आप समझ लें हिस्ट्री में ऐसे मंदिर हैं जिनकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, ठीक है, जी जिसके बारे में लिखा हुआ है, जिसके बारे में आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं कि ये कब्जा किया गया, इसके ऊपर मस्जिद बनाई गई। पाकिस्तान में मैं कहता हूँ लोगों को पहले बताएं कि राम मंदिर के ऊपर ठप्पा लगाने वाला एक मुसलमान था, आर्कियोलॉजिस्ट, उसका नाम था के मोहम्मद। के मोहम्मद साहब उस टीम के हेड थे, ये नहीं हिस्सा नहीं थे, हेड थे। जी फिर बाबरी मस्जिद के नीचे से पूरा राम मंदिर निकला। आपको मैंने शुरू में हमने बात की ना कि जहां भी इन्वेजन होते थे, इजिप्ट में देखें, इजिप्शियन सिविलाइजेशन 12 साल में खत्म। ईरान में पारसी खत्म हुए 30 साल लग गए, ठीक है। स्पेन जाते हैं तो इतने साल में खत्म, मतलब जो भी है 100 साल के अंदर अंदर खत्म। इंडिया में 1000 साल तक खत्म नहीं कर पाए। ये बड़ी एक है ना जलन है, तभी तो गजवा हिंद करने का वो दिल, वो जनून आता है कि 1000 साल हो गए इंडिया को खत्म नहीं कर सके। हमने पूरी दुनिया को फतेह किया, इतने मुल्क हमने सिविलाइजेशन तबाह की। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर देवक कुमार जी की राय लेंगे, इनका इंटरव्यू लेंगे। तो पहले हम इनको वेलकम कहते हैं और बाद में मैं आपको टॉपिक बताता हूं। तो नमस्कार देवक भाई, आपको वेलकम। जी नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू सर। आप बताएं आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ देवक भाई। देवक भाई, पाकिस्तान के अंदर बोला जाता है कि मोदी जी जो है वो मुसलमानों के दुश्मन है। इंडिया के अंदर जितने भी मुसलमान उनके दुश्मन है, लेकिन इंडिया के अंदर से जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो भी उनके ऊपर सवाल उठाते हैं कि इन्होंने जो है वो हिंदुओं के लिए और सनातन धर्म के लिए क्या एफर्ट की है। तो ये क्या बात है कि पाकिस्तान की तरफ से भी इस तरह की बातें होती है, पाकिस्तानी जो है कि वो मुसलमानों के लिए नहीं करते, और इंडिया के अंदर से जो हिंदू भाई हैं हमारे, वो भी करते हैं कि जी इन्होंने हमारे लिए भी कुछ नहीं किया। वैसे इंडिया को ऊपर लेके जा रहे हैं वो। तो खास तौर पर अगर धर्म की बात की जाए तो किसी धर्म के लिए उनकी एफर्ट कोई है? आप समझते हैं कि उन्होंने सनातन धर्म के की बढ़ोतरी के लिए कोई एफर्ट किए, कोई काम किए? सर पहले अगर मैं मुसलमानों की बात करूं तो देखें, ट्रिपल तलाक आया, वो मुसलमान औरतों के लिए था, ठीक है, उनको रियायत देने के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी लेके आ रहे हैं, उम्मीद है कि इस 5 दिन के सेशन में आएगा, उससे भी मुसलमानों को ही रियायत मिलेगी। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाकियों को क्या लेना देना, क्योंकि उसके अंदर जो 4 कानून है, वो चारों कानून से सबसे ज्यादा फायदा मुसलमान औरतों को होगा। इसके बाद आप ये जो मदरसों को मॉडर्नाइज किया है, थोड़ी सख्ती की मदरसों के ऊपर, के मदरसों में अब सुबह को नेशनल एंथम भी होगा, उसके बाद साइंस और कंप्यूटर वगैरह मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी मदरसों में पढ़ाए जाएंगे। वो चीज उन्होंने की। मदरसों में स्कॉलरशिप्स दी, और स्कॉलरशिप्स में सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप्स इन्हीं को मदरसों को मिली है। और अभी आपको ये भी बता दूंगा, ये मदरसे मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े गए 51% मदरसे। आपने अच्छा। पता नहीं खबर देखी नहीं देखी, 4-5 दिन पुरानी खबर है। तो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन बैठ गई है उन 51% मदरसों के ऊपर। देखें बाकी इसके अलावा क्या किया, हज का कोटा बढ़ाया, जितने भी मुसलमान सऊदी में की जेलों में बंद थे उनको छुड़वाया, ठीक है। और फिर क्या कर सकते हैं वो, और क्या करेंगे? सही। तो ठीक ये है, तो चले मुसलमानों के लिए उनके काम हो हाँ। गए। और नहीं, उसमें एक और चीज, और जितनी भी स्कीमें आई हैं, 8,500 प्रोजेक्ट हैं, पर उसके अलावा स्कीमें 100 से मजीद कोई सेंट्रल स्कीमें हैं। जन धन योजना है, तो बीमा योजना, तो ये योजना, ऐसे करके 100+ स्कीमें हैं। हर स्कीम में कोई ऐसा कुछ सेलेक्टिव तो है नहीं कि इसको मिलेगा उसको नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा तो इसको नहीं मिलेगा। जैसे अगर घर दिए गए, आपको पता है जो घर दिए गए, वो उन घरों में 34% घर तो मुसलमानों को मिले, जो फ्री में घर आवास योजना में दिए गए। जी जो लोन थे, बिजनेस लोन हो गए, या बैंक अकाउंट वाला कुछ था, या उज्ज्वला गैस योजना है,
ठीक है, या हर घर जो नल है या जल वाला जो योजना है, तो ये थोड़ी ना कि मुसलमान के घर में वो पानी का लाइन ही नहीं पहुंचा रहे, वो उधर भी पहुंचा रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं पे भी नहीं हो रही, वो हर जगह पहुंचाई जा रही है। अच्छा, हमारे जो कुछ देखने वाले हैं उन्होंने खास तौर पर पूछा है कि सनातन धर्म के लिए, क्योंकि ये एक खास तौर पर कोई काम किया गया है इनकी तरफ से, मोदी जी की तरफ से। सर बहुत काम किए गए हैं और बहुत जरूरी था वो काम करना, क्योंकि 47 से लेकर, 47 भी नहीं कहूंगा मैं, बेसिकली अगर मैं कहूँ तो जब से अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने तो सर कोई कसर नहीं छोड़ी ना उसको मिटाने के लिए, कि इस तरह हिंदुज्म की आइडियोलॉजी को खत्म किया जाए और मिटाया जाए। और अगर आप देखेंगे, हिस्ट्री भी पढ़े हैं आप, जहां जहां इन्वेशन हुई हैं वहां वहां की सिविलाइजेशन का खत्म हो गई। 32 साल, 15 साल, इजिप्ट में 12 साल, ईरान में 30 साल लगे। इंडिया से एक ये भी दुनिया को है ना, वो है कि इधर 1000 साल इन्वेजन हुई, पर 1000 साल में भी हम इनको बदल नहीं पाए। तो फिर इन्होंने, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने फिर डिवाइड एंड रूल का काम शुरू किया, बांटने का काम शुरू किया, चाहे वो जुबानों के ऊपर बांटना हो, कल्चर के ऊपर बांटना हो। फिर कास्ट सिस्टम 1901 में कास्ट सिस्टम को लेके आ गए। तो ऐसे काम अंग्रेजों ने, तो वो फिर आगे भी हमारे तकरीबन अंग्रेज की हुकूमतें ही थी, उन्हीं के नालायक लड़के ही थे जो आगे हुकूमत करते रहे खानदान। तो उन्होंने भी कुछ ढंग का तो किया नहीं, हिस्ट्री मिटा दी सारी ढंग की। ठीक है, एक वो लूजर मेंटेलिटी वाली हिस्ट्री उन लोगों ने पढ़ाई, कि आने वाली नस्ल की लूजर मेंटेलिटी होनी चाहिए। लूजर से मुराद है जिगरे की, कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, यही नहीं कि वो डफर की बात नहीं कर रहा। तो वो मेंटेलिटी कराई। जो इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशंस थी, प्लेसेस थे वर्शिप की, या मॉन्यूमेंट्स थे, उनको कभी ना रिपेयर नहीं किया गया, रिनोवेट नहीं किया गया, उनको कभी डेवलप नहीं किया गया। जो बिजनेस भी लाके दे सकते थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ पैसा लगाना, वो पैसा कमा के भी देते। इसके भी एग्जाम्पल मैं भी आपको आगे देता हूँ। मोदी जी आए, देखे मोदी जी के आने से तो बहुत कुछ हुआ। आप पहले, मैं यूपी की बात करता हूँ, जितने भी बीजेपी के स्टेट्स हैं, जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है सर, उधर 2014 से पहले कमर्शियल टैक्स लगता था मंदिरों पे, मठों पे, ठीक है, और ये सारी रिलीजियस जगहों पे। 2014 के बाद उधर रिलीजियस टैक्स नहीं लगता हिंदुओं की, बाकी किसी जगह पे नहीं जी। लगता था, मजारों वगैरह पे, पर हिंदुओं की जगह पे टैक्स लगता था बाकायदा, इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये जो वह पाकिस्तानी कहते हैं ना मुसलमान पिसे में, तो सर मुझे समझ में नहीं आता पिसा हुआ कौन है। ऐसा पिसाना है तो फिर हमें भी पीस ही दो पाकिस्तान में, इंडिया वाला पीसो हमें फिर। तो वो टैक्सेस खत्म किए। जो अब जैसे यूपी में लाउड स्पीकर का आया, ठीक है, कि लाउड स्पीकर हटेंगे, फिर तो लाउड स्पीकर तो हटे तो मंदिरों से भी है। पाकिस्तान में सिर्फ मस्जिदों का क्यों बताया जाता है, हटे तो मंदिर से भी है। अब वो एक अलग बात है, मंदिरों पे लगे हुए कम थे, मस्जिदों पे ज्यादा लगे हुए थे, हटे तो दोनों जगह से है। आप स्टेटमेंट जाके पढ़ें, योगी जी ने बोला धार्मिक जगहों से, उन्होंने ये नहीं बोला मस्जिदों के या मंदिर, उन्होंने बोला धार्मिक जगह। धार्मिक तो फिर सभी आ गया, उनके चर्च भी आ गए, जी। सभी आ गया, हर जगह से हटे। इसके बाद यूनिवर्सिटी में देखे, अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, जितने इंडिया के ओरिजिनल हीरोज थे, जो इंडियन थे, उनको सारा एजुकेशन कैरिकुलम में डाला। स्टेट वाइज भी बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन हुई हैं, वो की। बीजेपी के कुछ तकरीबन स्टेट्स में एंटी कन्वर्जन बिल लेके आए वो लोग, लव जिहाद की कैंपेन चलाई। हिमाचल हिमाचल नहीं, उत्तराखंड, हिमाचल, या एक दो और स्टेट्स हैं, शायद गुजरात वगैरह है कि कौन सा, उधर यूसीसी लेके आ रहे हैं। गोवा में तो यूसीसी बहुत पहले से, और गोवा में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो यूसीसी भी लेके आ रहे हैं। एंटी कन्वर्जन बिल हर जगह पे है, वो लेके आए। फिर वो एंटी काउ स्लॉटरिंग बिल लेके आए, ठीक है, वो पूरे इंडिया पे लागू है, सिर्फ कुछ स्टेट्स को छोड़ के। जैसे नॉर्थ ईस्ट में वो लागू नहीं होता, वो नीचे केरल में लागू नहीं होता, वो वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होता बिल, बाकी वो पूरे इंडिया में लागू होता है, जो एंटी काउ स्लॉटरिंग वाला है। उसके अलावा आप देखें कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हजारों साल पुराने हैं, वो कभी डेवलप नहीं हुए, वो मोदी जी के टाइम पे आके डेवलप होते हैं। महाकाल का उज्जैन हो, चाहे तिरुपति बालाजी हो, चाहे वो चार धाम यात्रा का हाईवे बनाना हो, चाहे वो जगन्नाथ यात्रा, जगन्नाथ वाला मंदिर हो, चाहे वो सोमनाथ हो, चाहे वो आपका आंध्र प्रदेश वाला ज्योतिर्लिंग हो, चाहे आपके वो जो 8 गणेश के मठ हैं,
महाराष्ट्र में, उन सबको डेवलप अलग किया गया, उनके ऊपर पैसा लगाया गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, राम मंदिर का जजमेंट भी मोदी जी के टाइम पे आया, कंस्ट्रक्शन हुई है, तैयार हुआ है, जनवरी में तो ओपनिंग है, 25 जनवरी को। ठीक है, मैं अयोध्या पे फिर बाद में आऊंगा, अयोध्या पे मुझे कोई एक एक्स्ट्रा चीज भी आपको बतानी है। ये सब किया गया। इसके अलावा फिर ये देखें कि कास्ट सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया गया। आप बीजेपी की पॉलिटिक्स में आप कास्ट को नाम नहीं सुनते। बीजेपी की पॉलिटिक्स में अभी भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड इस्तेमाल होते हैं, एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, या दलित, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए, वो कास्ट का नाम नहीं लेंगे। यादव आ जाओ तो ये आ जाओ तो वो आ जाओ, जो पहले होता था बीजेपी से पहले। इनकी रैलियों में कास्ट सिस्टम को खत्म करने की एक कोशिश की गई, एक मुहिम शुरू की गई, योगा दुनिया में फैलाया। योगा देखें, योगा का फाउंडर ही भगवान शिव है। अगर योगा पूरी दुनिया फॉलो कर रही है तो आपने क्या किया? आपने सारे मंदिर कितने बन रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, वो मंदिर बन रहे हैं, इस्कॉन वालों को आप जमीनें दे रहे हैं, उनको प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह नहीं देना, उनको इजीली कंस्ट्रक्शन करने दे रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? मेडिटेशन कैंप्स इंडिया में बन रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप चार धाम यात्रा देखें, जो इंडिया की चार जो धाम है इंपॉर्टेंट, उस पर यात्रा होती है, उसके लिए स्पेशल अलग से हाईवे बनाया गया। चार धाम यात्रा सर पहले भी होती थी, पर वो मुश्किल थी, कोई रोड नहीं थे, प्रॉपर कनेक्शन नहीं था। आज प्रॉपर एक रोड नेटवर्क बनाया कर आपको सिर्फ और सिर्फ चार धाम की यात्रा करनी है, तो इंडिया के अलग चार शहर, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो सिर्फ वो हाईवे है, उन हाईवे पे चढ़ो तो डायरेक्ट धामों पे आप पहुंच जाओगे। पहले कैलाश जो होता था, कैलाश पे जाना था ना, तो कैलाश चाइना में है, ठीक है, तो कैलाश में आपको यूं पूरा घूम के नेपाल में, नेपाल से यूं घूम के कैलाश जाना पड़ता था। अभी कैलाश मानसरोवर वाले हाईवे बना दिया नितिन गडकरी ने, ये दिल्ली से यूं सीधा वो अंदर चाइना में चला जाता है, उत्तराखंड से होते हुए, ठीक है। वो उसकी भी ओपनिंग होने वाली है, उसका भी मतलब कोई 96-97% काम कंप्लीट हो चुका है, कभी भी खुल जाएगा। तो ये क्या चीज है? ये हिंदुओं के लिए नहीं की है तो फिर किसके लिए की है? ठीक है, एनआरसी लेके आए, एनआरसी इस जैसे हमारे पास नादरा है, इंडिया में वो एनआरसी का बिल लेके आए, ठीक है, उस जिसपे आपने देखा ना दंगे वंगे हुए, प्रोटेस्ट साल तक चलता रहा, सीए का, एनआरसी का, वो अच्छा वो तो साल तक चलता रहा। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप हवाई जहाज में बैठा, उसी 1 घंटे के अंदर उठ के वो प्रोटेस्ट खत्म हो गया अपने आप ही। तो ये प्रोटेस्ट आपको ये चीजें दिखाती हैं, प्रोटेस्ट जो है ये किसी ना किसी मकसद से होते हैं, और एजेंडा सीएए चल जो रहा है, जो जी। पूरी दुनिया से जो हिंदुओं के लिए एक वो सीएए नहीं, दुनिया से बनाया नहीं, कानून। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 3 शहर, 3 मुल्क, हाँ सिर्फ तीन अच्छा मुल्क भाई, से। जो दूसरे ममालिक है जहाँ पर काफी तादाद में हिंदू रहते हैं, जैसे कि भूटान है, नेपाल है, इंडोनेशिया है, और दूसरे ममालिक, उनको कोई फैसिलिटीज दी है कि जैसे कि सारे वो इंडिया की तरफ देखते हैं विजिट करने के लिए, या और इंडिया को अपना वो जानते हैं, तो उनके लिए भी खसूसी कुछ इन्होंने किया है उनके ये काम? कुछ ऐसे मुल्क थे कैरिबियन में और लैटिन अमेरिका में जहां पर बहुत ज्यादा तादाद में हिंदू हैं, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब मेजोरिटी में ही हिंदू हैं, ठीक है। तो वहां पर वो क्या किया, पहले एम्बेसियां नहीं होती थी, मोदी जी के टाइम पे उधर एम्बेसियां पहले खोली गई। फिर उन मुल्कों के अंदर ई वीजा का ऑप्शन ओपन किया गया, मतलब ये मुल्क भी, भूटान, नेपाल वगैरह भी, उधर भी खोला गया ई वीजा, ठीक है। और फिर रिलीजियस वीजा अलग खोला गया जिसमें फटाफट वीजा दी जाए, पीआईओ कार्ड्स आए, ठीक है, उसके अंदर। इसके अलावा आप ये देखें कि मोदी जी ने किस तरह इनकॉपरेट किया है। आप 2014 से मैं आपको कुछ क्लिप्स भेजूंगा, आप ऐसे देखिएगा, इसमें मत लगाइएगा, इसमें लगाएंगे कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन आपको कुछ क्लिप्स भेजूंगा। 14 से पहले अपोजिशन के लीडर बोलते थे नहीं हम तो पूछते ही नहीं है भगवान को, भगवान कौन है? आपको पता है कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जमा करवाया कि रामायण तो नकली थी, कहानी थी, एफिडेविट इस कांग्रेस ने, इसी कपिल सिब्बल ने जमा करवाया, जो आज आर्टिकल 370 का केस लड़ रहा है। अभी भी दोपहर को मैं केस को ही देख रहा था, डीवाईसी के साथ वो लड़ रहा है बैठ के। तो वो सब में देख, वो आप देखें, और 2014 के बाद देखें, सारे अपोजिशन के लीडर, कोई भगवा पहन के घूम रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, और ये राहुल गांधी तो हर साल चेंज हो, कभी दातरते ब्राह्मण बन जाता है, कभी सोमनाथ जा रहा होता है, कभी केदारनाथ जा रहा होता है, कभी क्या वो धोती पहन के बैठा हुआ होता है,
अखिलेश यादव की बीवी को भी अब पूजा पाठ करना उसने सीख लिया। ठीक है, ये देखे ना, अपोजिशन को भी बदल दिया, डायनेमिक्स पूरे चेंज कर दिए। जो 70-65 साल, 60 से 65 साल जो इन लोगों ने मुंह काला किया मुल्क का, मोदी जी ने 9 सालों में पूरा डायनेमिक अपोजिशन को भी मजबूर कर दिया। और उसके बाद रियल हिस्ट्री लेके आए। फिर जैसे मूर्तियां बनाना, ये भी तो उसका एक पार्ट है ना। इंडिया के अंदर नहीं होंगी तो फिर कहाँ होंगी, तो दूसरे मुल्कों में होंगी। अच्छा, एक और प्रोजेक्ट शुरू किया है एफ जयशंकर ने अभी कुछ महीने पहले वाला, दुनिया में जहां कहीं पे भी हिंदू टेम्पल्स होंगे उसको रेनोवेट जो करेगा वो इंडिया करेगा अपने खर्चे पे। अच्छा। वो चाहे जॉर्डन का मंदिर हो, चाहे वो सऊदी अरब का मंदिर हो, पुराने की बात कर रहा हूँ, हजारों साल की, ये नए वाले नहीं जो अभी बन जी। रहा है, पुराने। चाहे वो लेबनान का हो, चाहे वो सीरिया का मंदिर हो, चाहे वो फिर वियतनाम का, कंबोडिया का, लाओस का, जापान का, इंडोनेशिया का, इधर तो मंदिर बहुत ज्यादा पाकिस्तान ही के है। भी। पाकिस्तान का मसला है ना, पाकिस्तान वाला करने देंगे? इंडिया तो तैयार है, क्योंकि आपको पता है दो बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, दो भी नहीं तीन बड़ी इंपॉर्टेंट जगह हिंदुओं की पाकिस्तान में है। एक आपका हिंगलाज है बलूचिस्तान में, एक आपका जी। कटासराज है, और एक आपका दूसरा शक्तिपीठ है आजाद कश्मीर में। सिर्फ फिर ये तीन जगहें आप ये तीन खोलें, साथ में आप सिखों को आने दें, सिखों को। आप यकीन करें, मैंने जो मेरी एस्टिमेट है ना, ये आराम से सालाना $1.2 बिलियन तक की टूरिज्म पाकिस्तान कमा सकता है इससे। वाह। $1.2 बिलियन। और बात वही है ना, नफरत हमें, अना नफरत और क्या क्या घमंड, ये चीजें हमारे बहुत ऊपर है अकल से। तो जी, यहाँ मोदी जी पर ने हम देखिए बात बहुत करते कुछ हैं कि किया। हमें अजमेर शरीफ का वीजा चाहिए, अजमेर शरीफ हमारे जाना, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग करते हैं। और जब बात हमारे इधर होती है कि हिंगलाज जी, जैसे आप कहते हैं कि वहां पर मंदिर है, कटास राज के मंदिर का देखे क्या हाल इन्होंने किया हुआ है वहां पर। तो ये इनका ख्याल भी नहीं रखते हम उनको। वीजा चलो देना इंडिया को, नहीं देना, लोगों को बुलाना नहीं बुलाना, उनकी मुरम्मत वगैरह, उनकी तजीन और आरइश वगैरह वो तो करनी चाहिए। वो तो हमारी जिम्मेदारी है या नहीं है? सर आपको मैंने लास्ट टाइम हमने एक वीडियो की थी, मैंने उसमें भी आपको कहा था कि 80s में हमारे शहजादे तोड़ने गए थे हिंगलाज मंदिर, बलोचों ने जान दे के बचाया था, जान दे के अपनी। तो सर वही बात है ना, इधर वो ये बात करना ही फजूल हो जाता है कि ये क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। आप इंडिया में अब एक गंगा नदी का बहुत बड़ी अहमियत है, ठीक है, गंगा की, नमामि गंगा प्रोजेक्ट शुरू किया, पूरी गंगा को साफ किया। आज आपको पता है नमामि गंगा को पढ़ाया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, कि किस तरह रिवर प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं, किस तरह नदियों को साफ किया जाता है, एनवायरमेंट की डिग्रियों में इसको पढ़ाया जा रहा है नमामि गंगे को। ये मोदी जी ने शुरू किया, कंप्लीट किया, अभी भी मतलब उसमें काम रहता है, पर अब क्या है वो नजर आता है फर्क, इतनी बड़ी नदी को किस तरह साफ करना होगा। आप ये लगा लें, गोवा में 3.25 करोड़ टूरिस्ट गए हैं पिछले साल 3.25 करोड़। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, सिर्फ एक काशी की बात कर रहा हूं, 10.5 करोड़ टूरिस्ट गए। तो ये ऐसी जगह है ना, अपना पैसा खुद निकाल लेती है, इसको हम लोग कहते हैं सनातन इकोनॉमिक्स। आप देखें, काशी जाएंगे, होटल लेंगे, गाड़ी का खर्चा है, खाएंगे पिएंगे, मंदिर के लिए आपको फिर वो माला पूजा दूध वगैरह ये सब भी चाहिए, कुमकुम वगैरह भी चाहिए, किसी को अगर पूजा करवानी है तो वो और ज्यादा पैसे हो गए। ठीक है, वो अंदर जाएंगे, चुनरी वगैरह भी होती है माता की। अगर ये सारा इकोसिस्टम है, फिर आप घूमेंगे फिरेंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे, कहीं किसी को दान पुण्य भी करेंगे, ठीक है, उधर लंगर वगैरह भी लगता है। तो आप ये पूरा इकोसिस्टम चलता है, इस जिसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं ना, चक्रा, ये चक्रा चलता है इकोनॉमिक्स का, तो इसको सनातन इकोनॉमिक्स कहते हैं। एक विलेज इकोनॉमिक्स है मोदी जी की, दूसरा तो इंडिया की अपनी इकोनॉमी है ही है जिसको हम पूरी इकोनॉमी कहते हैं। तो वो चीज है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, उत्तर प्रदेश कह रहा हूं, उत्तराखंड में सर 1200 मज़ारें तोड़ी गई। कितनी? सॉरी 1200 कह रहा हूं, 800 मज़ारें। आपको पता है एक भी मज़ार में से लाश नहीं निकली, सारी नकली मज़ारें थी। अच्छा। सरकारी जमीन पे कब्जा करने के लिए मज़ारें बनाई थी, आप वीडियो देखें, वीडियोस पड़ी हुई है। अच्छा।
वो वीडियो पे पूरा तोड़ रहा, तोड़ के फिर इतना नहीं कि मजार तोड़ के फिर वो नीचे देख भी रहे हैं भाई कि ये लाश है भी कि नहीं है, जमीन कब्जा करने के लिए। सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग है, मतलब उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है सोमनाथ मंदिर की, क्योंकि वो ज्योतिर्लिंग है। उसे दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट शिवलिंग कहा जाता है, मतलब उससे पुराना शायद शिवलिंग नहीं है दुनिया में। उधर सोमनाथ मंदिर पे आपको पता है कितने 100 एकड़ सोमनाथ मंदिर की जमीन पे कब्जा किया हुआ। उधर वो कब्रें बनाई हुई थी, क्या कहते हैं उसको, ग्रेवयार्ड को क्या कहते, कब्रिस्तान। 1200 कब्रिस्तान। 1200 कब्रें थी। जब तोड़ा एक में भी लाश नहीं थी। वो किसने बनाई थी? वो भी मुसलमानों ने बनाई थी या हिंदुओं ने? सर मुसलमान ही बनाएंगे ना कब्जा करने के लिए। अच्छा। एक में भी लाश नहीं थी। अच्छा। उसकी भी वो वीडियो हड्डियां पड़ी हुड्डियां हुई भी है। नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला वहां से? सर लाश से मुराद वही है, हड्डियां मिलती है, बाकी चमड़ी वमड़ी तो कुछ बचता है नहीं, तो एक हड्डी नहीं मिली, अच्छा। जानवर की हड्डी नहीं मिली, उधर तो इंसान की कब्रें थी। ये क्या जमीन कब्जा करने का तरीका है। अब मैं आपको वक्फ बोर्ड का बताता हूँ। जो सबसे बड़ा स्कैम जो इंडिया में होता है ना, वो होता है वक्फ बोर्ड का। अच्छा, पहले वक्फ बोर्ड से भी पहले मंदिरों पे आ जाते हैं। इंडिया में करीब ऐसे 40,000 इंपॉर्टेंट, या आप समझ लें हिस्ट्री में ऐसे मंदिर हैं जिनकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, ठीक है, जी। जिसके बारे में लिखा हुआ है, जिसके बारे में आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं कि ये कब्जा किया गया, इसके ऊपर मस्जिद बनाई गई, ठीक है। हम्म। लेकिन उस 40,000 में से अगर पक्के पक्के प्रूफ देखे ना, जिसको हम कोर्ट में जाके केस जीत सकते हैं, वो सिर्फ 2,000 है, ठीक है। तो 90s में जब एक बात हुई थी, 90s में हिंदुओं ने कहा था कि हमें कोई 16 या 17 हमारे इंपॉर्टेंट मंदिर है, बस हमें वो दे दो, बाकी हमें नहीं चाहिए। तो वो माने नहीं। तो अब हिंदुओं बोलने बोला कि अब हम 2000 के 2000 मंदिरों पे अब हम केस करेंगे, और केस करेंगे क्योंकि प्रूफ हमारे पास 2000 के हैं जो हम जीत सकते हैं, 40,000 पे हम नहीं जीत पाएंगे। प्रूफ नहीं है ना साइंटिफिक। जी। अब कोर्ट में साइंस का प्रूफ चलेगा, ये नहीं चलेगा मुझे लगता है, मेरे को पता है, मेरे को वही ना, ये नहीं चलेगा। डॉक्यूमेंटेशनल प्रूफ चाहिए साइंटिफिक। जो अभी देखें ज्ञानवापी में ज्योतिर्लिंग मिल गया ना, तस्वीरें आ गई ना, साइंटिफिक प्रूफ। और अभी भी सर्वे चल रहा है, अभी भी रिपोर्ट जारी नहीं हुई, अभी तक कोर्ट में सबमिट नहीं हुई है, पता नहीं कितने दिनों से सर्वे चल ही रहा है, क्योंकि वो पूरा साइंटिफिक रिपोर्टें बनेंगी, साइंस के हिसाब से दिया जाएगा, जैसे राम मंदिर में हुआ। तो ये सारी चीज। अच्छा, सबसे हैरानी की बात है, पाकिस्तान में मैं कहता हूँ लोगों को पहले बताएं कि राम मंदिर के ऊपर ठप्पा लगाने वाला एक मुसलमान था, आर्कियोलॉजिस्ट, उसका नाम था के मोहम्मद। था नहीं, है के मोहम्मद साहब। के मोहम्मद साहब उस टीम के हेड थे, ये नहीं हिस्सा नहीं थे, हेड थे, जी। जो राम मंदिर पे खुदाई करने गए थे, बाबरी मस्जिद पे, राम मंदिर कह रहा हूँ, फिर बाबरी मस्जिद के नीचे से पूरा राम मंदिर निकला। अच्छा। अब उनका इंटरव्यू इतने पड़े हुए, आप वो इंटरव्यू उनके देखें, वो हेड थे। अच्छा, फिर आप देखें ताजमहल की कहानी, आप कुतुब मीनार का केस भी के मोहम्मद ने बाय द वे किया, उसकी भी पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है के मोहम्मद ने जमा करवाई है। ताजमहल देख लें, वो भी मंदिरों के ऊपर बने हुए। कुतुब मीनार 27 मंदिरों के ऊपर बना हुआ है, जैन मंदिर। और ताजमहल बना हुआ है शिव, मैं नाम भूल गया, उसके ऊपर बना है, शिव भगवान के मंदिर के ऊपर बना। जी। इसकी भाई अब क्या वजह हुआ, क्या है कि सारी ये तारीखी इमारत जो है वो मंदिरों के ऊपर क्यों बनाई गई है? ये सर नफरत, जो ये भी मैंने, नफरत की वजह थी? ये एक नफरत प्लस एक तरीका है, स्ट्रेटेजी है। आपको मैंने शुरू में हमने बात की ना कि जहां भी इन्वेजन होते थे, इजिप्ट में देखें, इजिप्शियन सिविलाइजेशन 12 साल में खत्म। ईरान में पारसी खत्म हुए 30 साल लग गए, ठीक है। स्पेन जाते हैं तो इतने साल में खत्म, मतलब जो भी है 100 साल के अंदर अंदर खत्म। इंडिया में 1000 साल तक खत्म नहीं कर पाए। ये बड़ी एक है ना जलन है, तभी तो गजवा हिंद करने का वो दिल, वो जनून आता है कि 1000 साल हो गए इंडिया को खत्म नहीं कर सके, हमने पूरी दुनिया को फतेह किया, इतने मुल्क हमने सिविलाइजेशन तबाह की। सही। तो आप कैसे खत्म करते हैं? आप ऐसे ही तो खत्म करते हैं। आप उनका स्कूल तोड़ेंगे, आप उनके इंस्टीट्यूशंस तोड़ेंगे, आप उनकी प्रे करने की जगहें तोड़ेंगे रिलीजियस, जब कुछ बचेगा ही नहीं। 5 साल 10 साल 20 साल बाद वो बदल जाएंगे, खत्म हो जाएगी कहानी, खत्म हो जाएंगे। हम्म। ये तरीका कार है, ये पूरा एक लेकिन ये प्रोसेस पूरी है। कोशिश करने के बावजूद भी जो है वो सनातन धर्म खत्म नहीं हो सका ना?
नहीं, खत्म तो पूरा क्या उसका कुछ भी नहीं कर सके भाई, ये है कि मुल्क के टुकड़े जरूर करके चले गए। आप ये देखें ना, नेपाल पता नहीं कितने टुकड़े हुए, अब तो गिनने में भी बंदा वो अजीब सा लगता है। 15 से 16 टुकड़े हुए इंडिया के पिछले 1000 सालों में, 1000 सालों में। तो ये हमें एक बहुत बड़ा धक्का लगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखें ना, ये ताजमहल की कहानी बताता हूं मैं आपको। अच्छा, ताजमहल और कुतुब मीनार का प्रोसेस है मुश्किल, वो कोर्ट में नहीं होगा क्योंकि ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है। तो पहले उसको यूनेस्को, और एक 7 वंडर है, पहले 7 वंडर से निकालो, फिर यूनेस्को से निकालो, फिर नेशनल मॉन्यूमेंट से निकालो। जब वहां से निकल जाएगा तो उसके बाद जाके कोर्ट में केस चलेगा, फिर साइंटिफिक उसका सर्वे होगा, सर्वे के बाद उसको खोदा जाएगा। इनके प्रोसेस थोड़े लंबे होते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे कुतुब मीनार और ताजमहल मशहूर है ना, इसीलिए। तो आपको ताजमहल की जमीन के कागजात जमा करवा दिए पार्लियामेंट में। जयपुर रॉयल फैमिली, मैं रानी का नाम भूल गया, रानी का नाम क्या था, मैं रानी का नाम भूल गया, रॉयल फैमिली की, वो बीजेपी की मेंबर है पार्लियामेंट में, जी। ठीक है, एमपी है। उन्होंने ताजमहल के 450 साल 500 साल पुराने पेपर जमा करवा दिए, बोलते ये जमीन हमारी थी, इस पे कब्जा किया था शाहजहां ने। हम्म। लो भाई, अब बात ही खत्म हो गई। जब जमीन उनकी है तो बात अगर खत्म हो गई। अगर खुदाई ताजमहल भी होती है उनकी। भाई, उसके नीचे हाँ से मंदिर की मौजूदगी के आसार मिल जाते हैं, तो फिर ताजमहल को भी गिराया जाएगा। सर, ताजमहल के नीचे आपको पता है खुदाई करने की जरूरत ही नहीं। ताजमहल के नीचे 22 कमरे हैं जिन पे ताला लगा हुआ है। हम्म। कहते हैं शाहजहां ने सारी मूर्तियां उन कमरों में छुपा के रखी हुई है, तो वो खोलते नहीं है। वो हाई बहुत हैवी सीक्रेट कहा जाता है इंडिया का, वन ऑफ द, बहुत सारे इंडिया के ऐसे बड़े सीक्रेट है, उसमें से एक सीक्रेट ये भी है कि उस 22 दरवाजों में है क्या ऐसा। तो फिर, सही। और बाय द वे आपने। तोड़ा नहीं जाएगा, इसको जी। बदला जाएगा, क्योंकि आप इसके ऊपर से, ताजमहल के ऊपर से गुंबद हटा दें और चारों तरफ से मीनार हटा दें और सिर्फ ताज ताज को देखें, आपको मंदिर नजर सही। आएगा। अच्छा, आपने बात की राजस्थान की, जयपुर की बात की, तो मुझे याद आ गया, हमारे एक जो देखने वाले हैं उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि दिव्यक भाई ने या दूसरे भी जो है हिस्ट्री के ऊपर जब भी बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी हिंदुस्तान जो है वो 800 साल या 1000 साल इस तरह मिसाल देते हैं गुलाम रहा है। वो कह रहे हैं कि मैंने अपने दादा जी से सुना है कि हमारा राजस्थान कभी गुलाम नहीं रहा। ये अ, इस बात में कितनी हकीकत है, इसके ऊपर भी प्रोग्राम करेंगे, लेकिन सर सिर्फ मुख्तसरन बता दें। सर राजस्थान नहीं, पूरा इंडिया कभी, कंप्लीट इंडिया कभी भी गुलाम नहीं रहा है। कोई भी 1000 साल में ऐसा नहीं आया, इवन अंग्रेज भी पूरे इंडिया पे काबू नहीं कर पाए थे। वो क्या है कि ज्यादा से ज्यादा इंडिया का बड़ा हिस्सा जो होता था वो मुगलों के पास होता था, लोधी के पास होता था, या उसके पास होता था, या उसके पास होता था। पूरे इंडिया पे किसी के बाप में इतना दम नहीं था कि वो पूरे इंडिया को कब्जा कर सके। आपको पता है पाकिस्तान में ये नहीं पढ़ाया जाता, पर राणा संगा थे मेवाड़ के, महाराणा प्रताप के बाद, तो उन्होंने औरंगजेब को 6 महीने के लिए बंदी बनाया था। वो भी 2 दफा, 3-3 महीने अच्छा। करके 2 दफा। अच्छा। आप सिर्फ मेवाड़ के खानदान की या वीरता की आप सिर्फ पढ़ लें, आपका दिमाग घूम जाएगा ये कैसे लोग थे। इन्होंने पता नहीं कितनी 600-800 साल तक अपनी पुश्तें सिर्फ गवा दी, लेकिन मेवाड़ को नहीं जाने दिया। बड़ी बड़ी फौजों से लड़ते रहे। आप कभी मेवाड़ के उस महाराणा का, ये राणा प्रताप का घर, जो ये घराना है पूरा कंप्लीट हम्म। राजपूतों का, ये इसके बारे में आप कभी पढ़े तो आपको अंदाजा होगा कि ये एक अलग लेवल पे है दुनिया, अलग लेवल पे। अच्छा, आप एक और चीज मैं आपको बताऊं, हिंदुओं का सबसे बड़े दुश्मन जो थे वो गांधी थे, ठीक है। उनका एक लेटर था, तो वो लोगों को पता भी है, तो उसके बारे में अब क्या जिक्र करूं। तो मैं एक चीज यही कहना चाहूंगा, डिजिटल करेंसी इंडिया में आई है आजकल, वो डिजिटल नोट आ गए हैं ना, किसी को उस डिजिटल नोट पे किसी को गांधी नजर आता है? फ्यूचर क्यों नहीं डिजिटल आता नोटों भाई? का है। क्या वजह? सर अंदर दिल में सबको पता है, मोदी जी को पता है। एक वो बड़ा मजाक चलता है इंडिया में, जब मोदी जी जाते हैं ना राजघाट पे और गांधी जी के उधर वो प्रणाम करते हैं, मोदी जी बोलते ही एक ऐसी वाहिद जगह है जहां अपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों सहमत होती है कि ये एक वाहिद जगह है जहां पर मोदी जी नाटक कर रहे हैं। ये एक वाहिद जगह है जहां पर वो नाटक कर रहे हैं, ये मजाक चलता है ऐसा, ठीक है। हम्म। क्योंकि सर हकीकत हम जैसों को पता है, उनके पास गवर्नमेंट के सीक्रेट है।
मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है यार, वो आईबी की कल फाइल मंगवाएंगे, बोलेंगे आईबी की फाइलें निकालो अंग्रेज के टाइम की, बताओ किसने मुल्क आजाद किया था। उनको नहीं पता होगा। हम अगर 4 किताबें जो पब्लिक में पढ़ी हैं, जो कोई भी खरीद सकता है, हम वो पढ़ के जब हम बता रहे हैं कि किसने आजाद कराया, उनके पास तो भाई खजाना पड़ा हुआ है, आईबी की फाइलें पड़ी हैं। आईबी 150 साल पुरानी है इंडिया में, अंग्रेजों के टाइम की है, तब की भी फाइलें पड़ी हुई है, गांधी के सही। ऊपर फाइलें पड़ी हुई हैं आईबी में। वो उसमें नहीं पता चलता होगा किसने आजाद कराया। तो भाई वो कैसे, फिर देखे ना, आप आपकी बात मान लेता हूँ मैं, ऐसे जैसे आप कहते हैं वो मान लेता हूँ, पाकिस्तान में हम ये भी मान लेते हैं कि जिन्ना भी जो है वो भी अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। तो हमारे लिए कैसी ये एक शर्मिंदगी की बात नहीं होगी कि हम जिनको अपने लीडर बोलते हैं और वही अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, तो इस पे फिर हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी नहीं महसूस होनी चाहिए? सर शर्मंदगी तब महसूस होती है जब ये अभी दोगलापन जो चल रहा है ना, ठीक है, लीडर फाउंडर गांधी है, पर दिल में सबको पता है कि यार उसने नहीं करवाया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करवाया था। मतलब आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई अगर किसी ने लड़ी थी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी, जिसकी वजह से अंग्रेजों के वो कहते हैं ना कि नाक में दम कर दिया और उनको भागना पड़ा हिंदुस्तान छोड़ के। ये सबको पता है। पर ये जो दोगलापन है ना, इससे शर्मिंदगी होती है। जर्मनी को क्यों नहीं होती शर्मिंदगी? हिटलर उनका था, वो हिटलर के खिलाफ पढ़ाते हैं अपनी किताबों में। सच पढ़ाने से सर देखे, गलती मानने से शर्मिंदगी नहीं होती, गलती को छुपा के जस्टिफाई करने से होती है। अब पता है मसला क्या है? इंडिया में आप नेहरू को मिटा सकते हैं, आप गांधी को बड़ा मुश्किल है मिटाना। बड़ा टाइम लगा है और पैसा लगा है, सिर्फ इंडिया का नहीं, अंग्रेजों का भी पैसा लगा है गांधी को उतना ही बड़ा बनाने में। तो उसको गांधी को मिटाने में भी और 60-70 साल, शायद 50 साल लग जाए, लेकिन ये मिटेगा एक दिन। हिंदुस्तानियों को पता है, तो अब हमें पहले हिंदुस्तानियों को तो बता दें, पहले तो पूरे हिंदुस्तानियों को ही नहीं पता। एक कितनी 18% आबादी तो दुनिया की इंडिया में रहती है। पहले ये तो मान लें, फिर हम दुनिया को भी मना लेंगे। अंग्रेजों का भी पैसा लगा है सर, अंग्रेजों का पैसा लगा है गांधी को इंटरनेशनल वो फिगर बनाने में। ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया का पैसा लगाओ, कांग्रेस का। तो बड़ी कहानी है सर, इसके अंदर जितना अंदर गहरा जाए उतनी इसमें गंदगी है। लेकिन अब मैं आखिरी एक चीज में ऐड करना चाहूंगा, मेरे पास इसके जी अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वक्फ बोर्ड, तो जिसका मैं कह रहा था जो सबसे बड़ा स्कैम है इंडिया का, जी जी। 8.5 लाख प्रॉपर्टी, 7.5 लाख प्रॉपर्टियां उनके पास, 7.5 लाख प्रॉपर्टियां कह रहा हूं, ठीक है। वो इंडिया की तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी लैंड होल्डर है, रेलवे और नेवी के बाद सबसे ज्यादा जमीन है वक्फ बोर्ड के बाद है इंडिया के। तो उनका कब्जे का हिसाब किताब है सर, ऐसा है, आपका घर है ना, मैं वक्फ बोर्ड वाला हूं, मैं आपके घर पे आ गया, आपको बोला ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, आप बाहर निकलो। अब आप बाहर, आपको बाहर निकलना पड़ेगा कानूनी तौर पे, ये सब अच्छा। कानूनी चल रहा है। हाँ, अब मैं आपको जो जितना बता रहा हूँ ये कानूनी है। अब आपको पहले बाहर निकल के आपको वक्फ बोर्ड के हवाले करना है। अब आप पुलिस पे केस नहीं कर सकते, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अब आपका केस कहाँ चलेगा? वक्फ बोर्ड के कोर्ट में, वक्फ का जो अपना कोर्ट होगा वहां पर आपका केस चलेगा। अब वहां पर जो आप पेपर देंगे ना, वो पेपर आपसे जब्त करके रख लिए जाएंगे और आपको बोल दिया हम्म, जाएगा आप जाए, चलें लिख लें। आप सही। पुलिस में या नॉर्मल कोर्ट में जाके केस भी नहीं कर सकते उनके खिलाफ। ये तो सीधी सीधी बदमाशी हुई। सर 7.5 लाख प्रॉपर्टियां, आप ये समझे पता नहीं कितने $100 बिलियन की प्रॉपर्टियां होंगी। मैं आपको बताता हूं, सालाना सालाना सिर्फ रेंट इनको $10 बिलियन आता है। दस अच्छा। बिलियन डॉलर रेंट आता है सालाना इन प्रॉपर्टियों से। तो कहाँ जाता है इतना पैसा भाई? सर पे उल्टे कामों में ही जाता है ना, पीएफआई जैसों में जाता है, और फिर आगे मैं बताना नहीं चाहता फिलहाल ऑन रिकॉर्ड। सही। तो सर चलो किसी ये, और वीडियो में फिर इस पे बात कर लेंगे। अब मैं इस पे मैं ये आखिरी चीज बताना चाहता हूँ। अभी वो डीवाईसी है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है इंडिया के, डीवाई चंद्रचूड़, उनका आ गया जजमेंट। उन्होंने वक्फ बोर्ड को, अच्छा पहले तो वक्फ बोर्ड की पहले प्रॉपर्टियों की क्या की, जीआईएस मैपिंग करवा दी, सारी प्रॉपर्टियों की डिजिटल मैपिंग करवा के उनके डिजिटल रिकॉर्ड बना दिए, ठीक है।
क्योंकि पेपरों का मसला होता है। ये प्रॉपर्टी के केस लंबे इसीलिए चलते हैं क्योंकि पेपरों का इशू होता है। डिजिटल रिकॉर्ड हो तो प्रॉपर्टी के केस इतने लंबे चले ही नहीं। जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है 1947 से पहले जितनी भी वक्फ बोर्ड ने प्रॉपर्टियां कब्जा की है, 47 से पहले, वक्फ बोर्ड 22-23 से है, 1922-23 से, वो अब इनके पास नहीं रहेंगी, वो गवर्नमेंट की हो गई। ठीक है। अब दूसरा उन्होंने क्या बोला, 47 के बाद जितनी भी प्रॉपर्टियां जो लोग छोड़ के गए ना, इंडिया भाग जंगों में मर गए या जंगों में पाकिस्तान चले गए भाग के, ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टियां भी अब तुम्हारे पास नहीं रहेंगी, वो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत गवर्नमेंट को मिल जाएंगी। जो लोग 47 के बाद जिनकी प्रॉपर्टियां वो छोड़ के चले गए, देश के खिलाफ काम किया, किसी आतंकवादी का घर वगैरह प्रॉपर्टी थी, या जो पाकिस्तान भाग गए, ऐसे लोगों की। जी तीसरी चीज ये बोली है, इसके बाद तुम्हारे पास जितनी भी प्रॉपर्टियां बची हैं उन सबके तुम डॉक्यूमेंट अब जमा करवाओगे, सेल एग्रीमेंट एंड ट्रांजैक्शन प्रूफ के साथ। अब सर जाहिर सी बात है, उनके पास प्रॉपर्टी एग्रीमेंट तो है पर ना सेल एग्रीमेंट है ना ट्रांजैक्शन प्रूफ है। हो गया काम तमाम। तरीके से खत्म किया जाएगा, बड़े प्यार और मोहब्बत से वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाएगा। बिल्कुल। अगर नहीं भी खत्म करेंगे तो वो अगर इस तरह की कोशिश भी करेंगे तो एहतजाज, आपको पता है कि फौरी तौर पर एहतजाज शुरू हो जाता है इंडिया के अंदर। जैसे कि हाँ। अभी आपको पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उसके खिलाफ भी काफी विरोध किया जा रहा है अच्छा, आप ये मुसलमानों के देखें, खिलाफ यूनिफॉर्म सिविल कोड में सिर्फ औरतों की भलाई थी, औरतों की तो जी फेवर में ही था ना, मर्दों के खिलाफ था। ठीक है। हम्म, इस्लाम के खिलाफ नहीं था, मुस्लिम मर्दों के खिलाफ था। मैं वीडियो देख रहा हूं सर, यकीन करें, वीडियो में बोल रहे हैं हमें धोती और कुर्ता पहनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ले। यूनिफॉर्म सिविल कोड में है कि तुम धोती कुर्ता पहनोगे, तुम तिलक लगा के घूमोगे। सर ये काम करते हैं मस्जिद के मौलवी और ये मदरसा वाले। उल्टी बात है हम्म, यार, फिर कपड़े कहां से आ गए? टोटल 4 जी चीजें हमने डिस्कस की थी, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 चीजें, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और इसका किसी और से ताल्लुक भी नहीं है। इसका सबसे ज्यादा फायदा तो मुसलमान औरतों को होगा। हम्म, यूट्यूब पे सर मैंने ऐसी ऐसी ट्विटर पे वीडियो देखी, आप यकीन करें मैं हंस के पागल हो गया। हमें धोती कुर्ता पहनाने की साजिश है, हमें वेजिटेरियन बनाने की साजिश है। अरे यहां तक बोला वेजिटेरियन बनाने की, मतलब अजीब अजीब बातें, मतलब जो है भी नहीं वो बातें। अच्छा, यूसीसी से मोदी जी के वोट बैंक में इजाफा होगा, मुसलमान जो महिलाएं हैं वो वोट देंगी उन्हें? हाँ, वो वोट देंगी, मुसलमान वोट बैंक में महिलाएं इजाफा भी होगा। देंगी, मुसलमान महिलाएं देंगी, और वक्फ बोर्ड वाले काम से पसमानदा मुसलमान भी देंगे। क्योंकि ये जो ऊपर के जो अशराफ मुसलमान है ना, ये पसमानदा मुसलमानों की भी जमीनें हड़पते हैं, हिंदुओं की हड़पते हैं, गवर्नमेंट की हड़पते हैं, मंदिरों की हड़पते हैं, पर ये पसमानदा मुसलमानों की भी हड़पते हैं। और इंडिया में जितने भी मुसलमान हैं उनमें से 80% पसमानदा है। चले, बहुत शुक्रिया दिव्य भाई, आपने बड़ी डिटेल के साथ सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। लेकिन हर दफ़ा जब हम बात करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी सामने आती हैं कि उनके ऊपर दोबारा से हम फिर हमें बैठना पड़ता है कि जैसे कि आज आपने कुछ बातें ऐसी की हैं कि उसके ऊपर दोबारा से और प्रोग्राम होने की ज़रूरत है। तो दोबारा फिर आपसे मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत ही हमें आपसे मिलके जो है वो जानकारी होती है, बहुत इल्म हासिल होता है। तो आपका बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सर, थैंक यू, शुक्रिया।